साहित्य सृजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता। आज हम आपको एक साहित्यकार और रक्तदान को समर्पित ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षक के रूप में 25 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी और साहित्य सेवा के लिए आपने वर्ष 2000 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। 202 पुस्तकों का प्रकाशन आपका अभी तक हो चुका है, जिनमें से 4 पुस्तकें हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं। उसके अलावा आपको महाकवि सूरदास आजीवन साधना पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद साहित्य पुरस्कार और न जाने कितने पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। और आपके रक्तदान क्षेत्र में लिखी गई पुस्तकों के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम 2022 में सम्मिलित किया गया है। तो लीजिए पर्दा उठाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से। उनका नाम है डॉक्टर मधुकांत। डॉक्टर मधुकांत जी, आपका साहित्य सीजन में स्वागत है। आपका मोहित जी बहुत बहुत नमस्कार और सभी हमारे चंडीगढ़ दूरदर्शन के दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मधुकांत जी, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ जो मेरे लिए कौतूहल का विषय है कि आपका पारिवारिक नाम अनूप, ये मधुकांत कैसे हो गया और कब हो गया? मेरा परिवार ने नाम तो अनूप रखा था जी, फिर गोते लगा के अनूप बंसल बन गया, स्वाभाविक था। उसके बाद जब ये लेखन का कार्य शुरू हुआ तो उन दिनों पुराने समय में ऐसा था कि लेखक कवि लोग अपना उपनाम रख लेते थे। तो तब असल में हुआ क्या, जब प्रारंभिक अवस्था में लेखन शुरू किया तो हमारे एक मित्र थे, उनका नाम था दीपक, और मैं मधुर नाम से छोटी छोटी रचनाएं करने लगा था। फिर देखा देखी वो दीपक भी दीपक नाम से छोटी छोटी रचनाएं ली। एक दिन क्या हमारे दिमाग में खुरापात आई कि दोनों मिलकर के संयुक्त लेखन करें और नाम भी संयुक्त बना दें। अच्छा। तो मधुर और दीपक को मिला के मधुदीप बना दिया। ओके। और साहित्य सृजन मधुदीप के नाम से करने लगे जी। किताबें छपने लगी, 5-6 उपन्यास छपे। फिर ऐसा लगा और मित्रों ने सुझाव दिया, बोले ये लेखन तो मौलिक सृजन होता है, 2 आदमियों का काम नहीं होता। जी। फिर बैठक की चर्चा चली तो फिर मैंने कहा भाई देखो, आपको बहुत आदमी परिचित हैं, लोग बाग, मुझे कोई नहीं जानता, मैं गांव में हूँ और मेरा ज़्यादा चर्चा नहीं है, मैं तो दूसरा नाम ले लूँगा, आप ये मधुदीप नाम अपने पास रखो। ओके। तो मैंने मधुदीप नाम उनको दे दिया। फिर मैंने 1978 में मधुकांत के नाम से लिखना शुरू कर दिया। 1978 में? हाँ। अच्छा। तो लिखता तो मैं पहले भी था, फिर वो मधुदीप के नाम से छपा था, वो साहित्य उनके पास चला गया, फिर वो प्रकाशक बन गए, अपना काम करते। डॉक्टर मधुकांत, आपने नाटक भी लिखे हैं, कथाएं लिखी हैं, लघु कथाएं लिखी हैं, काव्य संग्रह आपके हैं, निबंध संग्रह आपके हैं, एकांकी आपके हैं, बहुत सारे नाटक आपके रेडियो स्टेशन से, बहुत सारे आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित हो चुके हैं, मंचन भी हो चुका है। और यहाँ तक कि महाराष्ट्र की शायद +2 की एक पुस्तक में आपका एकांकी सम्मिलित किया गया है। युवा भारतीय पुस्तक है वो जी। और उसमें नाटक है युवा क्रांति के शोले, तो वो पूरे महाराष्ट्र में पढ़ाया जाता है। शामिल किया गया। तो अब युवा क्रांति की बात कही आपने विभिन्न विधाओं में साहित्य के लिखा है। तो आपके अपनी जीवन में, क्योंकि आपके पास एक बहुत लंबा इतिहास है, आपका बहुत अच्छा अनुभव है कि आपको पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 40 साल पहले और आज युवकों में कौन सा साहित्य अधिक लगता है कि लोकप्रिय है? वो नाटक लोकप्रिय है, उपन्यास है, कविता है, कहानी है, क्या है? देखिए, समय समय पर बदलता रहा है परिवेश के अनुसार जी। जिन दिनों हम बचपन में लेखन कार्य करते थे उन दिनों उपन्यास बहुत पसंद किए जाते थे और बड़ी पुस्तकें पसंद की जाती थी, चाहे साहित्य का छात्र हो, चाहे वो अन्य मनोरंजन के लिए पढ़ता हो या किसी भी तरह से बड़ी पुस्तक पढ़ना पसंद करता। बीच में कहानियों का दौर आया, कहानियाँ पसंद की जाने लगी और फिर उसके बाद छोटी रचनाओं का, आज वर्तमान समय में छोटी रचनाओं का दौर आ गया। आदमी लघु कथा पढ़ के खुश होता है, लघु कविता पढ़ के खुश होता है, लघु व्यंग जहाँ दिख जाए पहले लघु व्यंग को पढ़ेगा, बड़ी कहानी को बाद में देखेगा। तो ये प्रायोरिटी में आ गया। आदमी जैसे जैसे उसका बौद्धिक विकास हुआ है, वो क्षण में आनंद लेकर के और उसका सारांश देख लेना चाहता है, फिर अपनी कल्पना के द्वारा अपने
उसका विस्तृत फैलाव करता है। तो इस तरह से आज वर्तमान में छोटी रचनाओं का समय आ गया है। या यूं भी कह सकते हैं डॉक्टर मधुकांत के लोगों के पास समय का अभाव हो गया, वो बहुत कम समय में, क्योंकि रील्स बनने लगी हैं, हाँ। 10-10 सेकंड की रील्स बनने लगी हैं, तो बहुत कम समय उसके पास है, वो बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाना चाहता है, तेजी से भी गुजर जाना चाहता है, और वो छोटे में सार गर्भित चीज़ फिर वो अपनी कल्पनाएं को द्वारा उसको फैलाव कर लेता है, वो अपने बुद्धि के अनुसार विस्तार देता है उसको, तो इसलिए छोटी जिस्ट उसको निकाल करके उसको पसंद करता है। तो अब लघु कथाओं का जिक्र चला, तो कोई लघु कथा आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? हाँ, लघु कथा का आजकल बहुत दौर चला हुआ है। बिल्कुल। और लघु कथा में काम भी बहुत हुआ है, बहुत लघु कथा संग्रह, बहुत लघु कथा संग्रह आ गए हैं, और बहुत सारा साहित्य विवेचना ऊपर से ये भी समीक्षा। देखने में अब आ रहा है कि लघु कथाओं के अब कंपटीशन भी बहुत होने लगे हैं। हाँ, और आपको तो एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, मधुकांत जी ने लगभग 300 से अधिक साहित्यकारों को सम्मानित भी किया है। यानी कि आप साहित्य को इस माध्यम से भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपने बहुत सारे पुस्तकालय भी खोले हैं। जी जी। तो सबसे पहले आपकी लघु कथा एक सुन ली जाए। देखिए, एक नारी महिला सशक्तिकरण की एक लघु कथा है, जिंदा वे। जिंदा वे। जिंदा वे जी। ताकि लड़कियां जो कॉलेज में जाती हैं उनको कितनी सारी समस्याओं का कई बार फेस करना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ वे क्या निर्णय करती हैं, कैसे उससे जूझती हैं, कैसे उससे विरोध करती हैं। जी। अचानक उनको ख्याल आया, कई दिनों से 2 आवारा लड़के बाइक पर उनका पीछा कर रहे थे। कभी उन्होंने मुंह मोड़ लिया, कभी वो रास्ता छोड़ दिया। धीरे धीरे वे उन पर फब्तियाँ कसने, सीटी बजाने और अश्लील हरकतें करने लगे। वे बर्दाश्त करती रही। एक दिन तो हद ही हो गई, वे सबीना का दुपट्टा खींच कर ले गए। कई दिनों तक दोनों कॉलेज नहीं गई। वे दोनों उनके घर के चक्कर लगाने लगे। सबीना, इन आवारा लड़कों ने तो जीना दुश्वार कर दिया। उसकी आंखें भर आई। अब्बू जान को बता दे, अब्बू तो पहले ही बीमार है, एक चिंता और लग जाएगी। तो पुलिस में रिपोर्ट कर दे। अरे पगले, उन्होंने ही तो इनको पाल रखा है, बदमाशों को तो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हमारे घर वालों की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। तो फिर दोनों जहर खा ले, सारा झंझट ही मिट जाएगा। ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी जीने से तो मर जाना ही बेहतर। कहते हुए मीना के होठ कांपने लगे। सबीना सोच में पड़ गई। अचानक वह उत्साह से भर उठी। मीना, यदि मरना ही है तो क्यों न लड़कर मरे। अपराध तो वो करें और मरे हम, ये तो एकदम ठीक है। तो चलो चलो। कॉलेज मीना में जोश आ गया। चारों कदमों ने नया उत्साह भर गया और उसी दिन वे जिंदा हो गए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये एक एहसास है, क्योंकि दौरे हाजिर की ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जहाँ पे मतलब पलायनवादी नहीं होना चाहिए। आपके लघु कथा के एक बहुत अच्छा संदेश कि पलायनवादी नहीं होना चाहिए, हमें संघर्ष तो हमेशा करना ही चाहिए, जूझना चाहिए समस्या। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भागलपुर यूनिवर्सिटी में विद्या वाचस्पति के मानद डिग्री भी थी जी। आप लघु कथा ही नहीं, नाटक ही नहीं, आप कविता भी लिखते हैं जी। तो मतलब मैं चाहूँगा कि आप कोई कविता भी हम तक लेकर आएँ, ताकि आपका जो वो टेस्ट है कविता का वो भी हम तक पहुँचे। देखिए, असल में क्या है कि मैंने सामाजिक विषयों पर बहुत साहित्य लिखा है। जी जी। नेत्रदान है, रक्तदान है, चाहे कन्या भ्रूण संरक्षण है, और कई तरह के सब अधिकांश साहित्य मेरा इसी तरह का सामाजिक विषयों पर है। तो नेत्रदान पे मैं एक कविता आपके सामने सुना। हाँ ज़रूर, स्वागत। कविता का शीर्षक है सबके लिए उजाला। सच मानिए दोस्त, बहुत दर्द होता है जब आप जलाते हैं जिंदा आँखों को। वाह। सच मानिए
दोस्त बहुत दर्द होता है जब आप जलाते हैं जिंदा आंखों को, प्राण निकलने के बाद जीवित रहती हैं आंखें। वाह, प्राण निकलने के बाद जीवित रहती हैं आंखें, ताकि उजाला हो जाए किसी सूरदास के लिए। सब चाहते हैं मौत के बाद जिंदा रहें, सब चाहते हैं मौत के बाद जिंदा रहें, सुंदर संसार को देखते रहें। मौत पर तो बंधन नहीं, पर पराजित कर सकते हैं स्वजन के नेत्रदान से। अजनबी सूरदास को नेत्रदान के द्वारा हम प्रकाशित कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है कि नेत्रदान तो बहुत ज़रूरी है, और नेत्रदान मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं, हम मरते नहीं हैं। बहुत सुंदर सा संदेश आपने कविता के माध्यम से दिया। डॉक्टर साहब, हम आपका पूरा परिवार और आप रक्तदान बहुत करते हैं, और आपका इतना सम्मान है रक्तदान के क्षेत्र में कि आपके 71वें जन्म दिवस पे लगभग 1003 यूनिट ब्लड इकट्ठा होकर PGIMS रोहतक को दिया गया था विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कैंप लगा के। जी। तो आपके अंदर ये रक्तदान की प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि ये तो मान सकते हैं हम कि साहित्यकार बहुत भावुक होता है, भावना प्रधान होता है, वो लोगों के भावों को समझता है, वो डूबना चाहता है, वो लोगों के अभावों को भी समझता है, अभाव ही भाव में परिवर्तित होते हैं। तो आपने वो किस तरीके से, किस शिद्दत से, कैसे महसूस किया आपने? डॉक्टर साहब, जब 50 साल की उम्र हो गई जी, तो ईश्वर की प्रेरणा कहाँ से आई कि रक्तदान नहीं किया जिंदगी में, तो रक्तदान करना चाहिए। अच्छा। कोई चैप्टर पाठ पढ़ा, कुछ और ख्याल आया, तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि 50 साल की उम्र हुई, नेत्रदान का आज तक रक्तदान नहीं किया। तो क्योंकि गांव में रहते थे तो ज़्यादा वहाँ नहीं अवेयर था। फिर मित्रों से बात करी, भाई रक्तदान कैंप लगाना चाहते हैं। पहला रक्तदान कैंप लगाया, बड़ा अच्छा लगा, वहाँ से शुरुआत हो गई। फिर और साथियों के साथ, फिर सृजनात्मक जो दिमाग था ना, आनंद बहुत आया रक्तदान के काम में। हमने कहा नए नए प्रयोग करो कुछ, इससे जागरूकता बहुत बढ़े, डर निकले लोगों का रक्तदान से। और पहले तो बड़ा शोसेबाजी होती थी रक्तदान शिविर लगाने में, बहुत पैसा खर्च होता था। फिर मैंने कहा रक्तदान के कैंप में 0 पैसा होना चाहिए। जब ये काम आगे बढ़ेगा तो उसको 0 पे लेकर के आए। अच्छा। कि पैसा लगे नहीं और रक्तदान कैंप लग जाए। तो फिर उसका बहुत विस्तार हुआ। फिर हम सापला गांव में रहते थे, रक्तदान जागृति मंच था, सारे साथी मिल करके। सापला में 24 गांव थे आसपास, 24 के 24 गांव में हमने निर्णय कर लिया कैंप लगाएंगे, और डेट फिक्स कर दी इस गांव में इस दिन लगेंगे। वो 1-2 डेट तो इधर उधर हुई, और सभी गांव में लगे, 30 कैंप लग गए उसी साल। अरे वाह। तो उससे बड़ी गांव में समस्या तो बहुत आई, प्रारंभ में बिल्कुल जागृति नहीं थी, लेकिन उससे मन इतना उत्साहित हो गया कि ये तो काम बहुत आसान है भाई। लोग जुड़ गए, टीमें बन गई, गांव में टीम बन गई। फिर हम रोहतक आ गए। रोहतक में तो पहले ही जागरूकता लोग थे, उन्होंने तो बहुत जल्दी रक्तदान का काम उठा लिया। फिर हमने रक्तदान स्कूल की ओर कार्यक्रम, क्योंकि बच्चों के अंदर ले जाना, संस्कार भरने जरूरी थे रक्तदान के, लेकिन बच्चा 18 साल का होता है स्कूल में, तो रक्तदान तो नहीं कर सकता। लेकिन हमने उनमें संस्कार ऐसे भर दिए, प्रतियोगिता करा के। जब वो युवा होगा तब उसका मन अपने आप 18 साल का होते ही हाथ कर दे लो जी, तो उसको मोटिवेशन बहुत कर दिया। गांव की ओर कार्यक्रम चलाया, रक्तदान गांव की ओर। फिर जब 50 साल से 60 साल हो गए, नशा बहुत चढ़ गया रक्तदान का। 60 साल के बाद भी नहीं उतरा, तो डॉक्टर कहते हैं आप 60 साल हो गए, आप रक्तदान नहीं कर सकते। क्योंकि 50 साल में शुरू किया तो मैं ज़्यादा रक्तदान नहीं कर पाया, 60 साल तक कितना रक्तदान करता। तो फिर डॉक्टर कहते अब 60 साल नहीं। फिर 1-2 बार झूठ सच भी बोल दिया, 60 लिखवा दिए। मैं 61 साल का हो गया, 62 साल का हो गया, मैं 60 लिखवा देता, फिर भी रक्तदान कर। फिर डॉक्टरों ने समझाया, नहीं मधुकांत जी ऐसा ना करो, गवर्नमेंट के नियम है, आप रक्तदान करा रहे हैं इतना, यही बहुत बड़ी बात है। लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इसी में लगे रहो, कैंप लगाते रहो। फिर 65 साल तक झूठ सच बोल के किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि नशा तो अभी भी नहीं उतरा भाई रक्तदान का। फिर हमने साहित्य लिखना शुरू किया रक्तदान के ऊपर। वो बड़ा कमाल का काम हुआ।
कोई पुस्तक थी ही नहीं सर्जन की रक्तदान के ऊपर अवेयरनेस फैलाने की, मोटिवेशन करने की कोई पुस्तक नहीं। हमने उपन्यास लिखा, नाटक लिखा, कहानियाँ लिखी, लघु कथाएँ लिखी, कविताएँ लिखी, सब चीज़ रक्तदान पे लिखी और मित्रों से लिखवाई। मित्रों को कह दिया कि भाई कवि गोष्ठी जब होगी जब सब रक्तदान की कविता लेके आएंगे, रक्तदान की कविता सुनाएंगे, दूसरी कविता नहीं सुनी जाएगी। आपको तो इस साहित्य के लिए वर्ड्स बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम 2022 में सम्मिलित किया गया है कि इतनी रचनाएं रक्तदान के ऊपर आपने इतनी पुस्तकें लिखी। एक भी डॉक्टर साहब पुस्तक नहीं थी रक्तदान के ऊपर। और फिर कमाल का ये होगा, इतना सारा साहित्य सर्जन होने के बाद फिर उन्होंने कहा इस पे तो भाई पीएचडी कराओ विषय में। अब मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबूराम के निर्देशन में रक्तदान के ऊपर पीएचडी हो रहे हैं मेरे सारे साहित्य पे। आपके तो बहुत सारे साहित्य के ऊपर चल रहा है शोध कार्य। हाँ, बहुत चल रहा है, लेकिन ये रक्तदान की डॉक्टर साहब बहुत विशेष है, कभी हुई नहीं कहीं पे भी रक्तदान की पीएचडी शोध कार्य, उसके ऊपर चलना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा, एक डॉक्टर साहब एक चीज़ मैंने देखी कि आपकी जो पुस्तकें हैं, जो भी आपने लिखा है, किसी भी विषय को लेकर लिखा है, किसी भी विधा में लिखा है, तो आपकी पुस्तकों का लगभग भारत की 25 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो वहाँ तक, वहाँ के लोगों तक वो पहुँचती कैसे है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ अभी इस क्षण जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर एक चिंता सी व्याप्त होती है कि लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स तो हैं, पहुँच जाती हैं, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले उतनी संख्या में नहीं है जितने आज से 50 साल पहले होते थे या 40 साल पहले होते थे। लेकिन आपके साहित्य को इस तरह से वहीं की भाषा में अनुवाद होके आसानी के साथ वहाँ से पहुँच जाना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इससे साहित्य का तो विस्तार होता है अनुवाद के द्वारा। और मेरी कुछ पुस्तकों का तो यहाँ पंजाबी मित्र थे, साहित्यकार मित्र, उन्होंने किया। एक मित्र हरनाम शर्मा थे, उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया लघु कथाओं का। और फिर डॉक्टर अशोक मंगलेश थे दादरी से, क्योंकि वो अनुवाद पर काम कर रहे थे, एक सेंटर चला रहे थे अनुवाद का, उनका काफ़ी देश में, पूरे देश में परिचय था। उसने मेरी एक कहानी थी तिरंगा हाउस, देशभक्ति की कहानी, तो उस कहानी वो बहुत पसंद आई उनको। तो उन्होंने कहा इसका अनुवाद तो सब भाषाओं में होना चाहिए देश की। तो उन्होंने 24 भाषाओं में अनुवाद किया, तिरंगा हाउस का अनुवाद निकला और वो बहुत पॉपुलर हुआ उस अनुवाद। वो कहानी काफ़ी भाषाओं में छपी, ऐसी कहानी थी देशभक्ति की होकर। उसका सर्जन कार्य भी मैं बताऊं आपको कैसे हुआ। 15 अगस्त के आसपास मैं अपने मकान के साथ से जा रहा था, तो देखा कि भाई इस मकान का नाम क्या रखें। गाड़ी में सब परिवार बैठा था, उसने सब अपने अपने सुझाव दिया कि भाई अपने पिताजी के नाम पे रख लो, अपने किसी धार्मिक नाम से लिख लो, श्री राम के नाम से लिख लो मकान का नाम। तो मेरे से पूछा आप बताओ कोई बढ़िया सा नाम, आप तो साहित्यकार। मैंने इसका नाम रखो तिरंगा हाउस। बोले ये क्या कोई सरकारी मकान है, तिरंगा हाउस क्यों रखे? जी जी। मैंने कहा यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भाई आज तक ये देशभक्ति, ये 26 जनवरी 15 अगस्त हमारे घरों में नहीं आए, सरकार के बन के रह गए। यही फिर उन्होंने सोचा ये भाषण देने लगा, उन्होंने चुप लगा लिया और अपनी बातों में लगे। मैंने कहा भाई एक बात सुनो ध्यान से। जब मुझे मेरे से नाम पूछा इस मकान का और मैंने नाम बताया, यार फिर आप मेरी बात का ध्यान नहीं दे रहे हो, सुनो मेरा 1 हफ्ते में मकान बनेगा और उस मकान का नाम होगा तिरंगा हाउस। डॉक्टर साहब इतनी बढ़िया कहानी वो तिरंगा हाउस लिखी गई, उसी का ये 25 भाषाओं में अनुवाद हुआ। अच्छा। फिर उन परिवार वालों ने भी कहा देख दो भाई इसका नाम तिरंगा हाउस ही रख दो घर का। तो मतलब यहाँ से उस कहानी का जन्म हुआ, यहाँ से जन्म हुआ। तो आपके दिमाग में वैसे, क्योंकि बहुत आसान है संख्या को बोल देना 202, लेकिन इतनी पुस्तकों की रचना, उसके लिए आप समय का प्रबंधन कैसे करते हैं? क्योंकि आप जब इसका जवाब देंगे यकीनन बहुत सारी युवाओं के लिए भी, हम लोग कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, कहाँ से समय निकालें, लेकिन आप रक्तदान में भी लगे रहते हैं और आपको जितनी भी पुरस्कार राशि मिलती है आप सब समाज सेवा में लगा देते हैं। इसका मतलब आप उन कार्यों में भी संलिप्त रहते हैं, साहित्य की रचना भी करते हैं। तो आप ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जिस चीज़ में डॉक्टर साहब रुचि हो ना, उसके लिए समय बहुत हो जाता है हमारे पास। हम चुरा लेते हैं इधर उधर से, परिवार से, बच्चों से, कहीं से। शादी में नहीं जाना तो टाल करो। जिसमें मन लगता है, जिसमें रुचि हो जाती है, सारा समय उसमें डिवोट हो जाता है।
मेरे को असल में शौक नहीं था ये रक्तदान का या साहित्य का, मेरे को तो नशा है, उतरता ही नहीं। हर समय मेरा बात करने का मन होता है तो रक्तदान पे कर लो भाई, साहित्य पे कर लो, दूसरी बातें परिवार की और की मुझे अच्छी नहीं लगती। एक बार ना मैंने यही सवाल पूछा था कमलेश्वर जी से जी। कमलेश्वर बहुत जाने माने राइटर हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा था मैं ऐसे ही, मैंने उनको पूछा, बस उन्होंने एक शब्द बड़ा अच्छा एक वाक्य कहा कि मैंने समय को व्यर्थ करना छोड़ दिया है। वस्तुतः हम लोग अपने जीवन में बहुत सारा समय ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं जिसका कोई नहीं, टाइम पास करते हैं। आपने उस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज किया रक्तदान में, समाज सेवा में और साहित्य लिखने में। अमूमन ये देखा जाता है बहुत सारे लोग हैं जो या तो गद्य लिखते हैं या फिर पद्य लिखते हैं, लेकिन आप गद्य और पद्य दोनों लिखते हैं। इसमें ऐसा होता है, कोई भी विचार जब हमारे दिमाग में आता है ना, हम निर्धारित नहीं करते ये गद्य में बनेगा या पद्य में बनेगा, कहानी बनेगी, नाटक बनेगा, क्या बनेगा, वो रचना स्वयं उस तरफ आकार ले लेती है। उसका उसी विधा में ही पूरा स्पष्टीकरण भी अच्छा और बेहतर संप्रेषण उसका उसी तरह से होता है। वो रचना स्वयं चुनाव करती है उसका। अच्छा, रचना खुद बोलती है कि मुझे ये आकार दे दो, ये आकार दे हम उसे आकार तो मन, और कई बार इससे भी प्रभावित शायद हो जाता हो। मैं व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पे कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने अभी पद्य बहुत पढ़ा है जी, आजकल मेरा चल रहा है कि मैं पद्य पढ़ता जा रहा हूँ, एक स्वतः प्रेरणा होती है कि पद्य में ही कुछ लिखा जाए। तो अगर कोई समस्या या कोई प्लॉट दिमाग में आ गया तो उस समय जहन जो है वो पद्य की तरफ ज़्यादा भागने लग जाता है, तो वो पद्य की रचना हो जाती है। ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ तो प्राय ऐसा होता है कि वो रचना किधर अच्छी तरह से स्पष्ट होगी पाठक के लिए, मैं उसको वही आकार दे देता। मतलब उसको सुविधा कहाँ पाठक को रहेगी। हाँ। और किस तरह का पाठक, और फिर हम टारगेटेड भी रहता है। जैसे आपका रक्तदान का है तो आपका टारगेटेड रहता है कि मैंने युवकों को भी प्रेरित करना है, तो आप लघु कथा के माध्यम से भी करेंगे। आपको लगेगा कि कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो बड़ा आकार में कुछ पढ़ना चाहें, तो आप उसको भी करेंगे। हाँ। आप कविता। अच्छा, एक चीज़ मैं और अभी, क्योंकि आपके बहुआयामी व्यक्तित्व है आपका जी, और आपको बहुत सारा अनुभव है, आकाशवाणी के ऊपर भी बहुत सारा अनुभव है, मंचों का भी बहुत सारा आपका अनुभव है, तो आप बीइंग साहित्यकार, सबसे पहले तो बीइंग साहित्यकार, युवा साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से चयन करें, क्या अपने अंदर गुण विकसित करें कि वो एक अच्छा साहित्य दे पाएँ? देखिए, युवा साहित्यकार तो बनना चाहता है, लेकिन उन गुणों को नहीं अपने अंदर समाना चाहता। वो बहुत जल्दी में, बहुत तत्परता में और बहुत शीघ्र नाम कमाना चाहता है, जब साधना नहीं है। साहित्य में साधना करना भी नहीं चाहता। आज फेसबुक, व्हाट्सएप और ये बहुत सारे, क्योंकि युवा जो होता है वो इनका माहिर भी होता है, ज़्यादा टेक्निकल होता है, तो इनके माध्यम से वो अपना विस्तार चाहता है। रचना में कितनी कमजोरी है वो इसको नहीं देखता, और पाठक भी वो बहुत कम है, पढ़ता कम है साहित्य को। और जब तक साहित्य को पढ़ेगा नहीं, उस पर चिंतन नहीं करेगा, तो बढ़िया साहित्य नहीं लिख पाएगा। तो मेरी युवाओं से यही अनुरोध है कि वो साहित्य को पढ़ के और खूब लिखे, अच्छा लिखे, और उस लिखने का उद्देश्य हो। कई रचनाएं पढ़ते हैं, उद्देश्य नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक आधे मित्र से पूछता हूँ, भाई ये रचना लिखी कि इसका उद्देश्य बताओ, स्पष्ट नहीं कर पाते, जबकि पहले ही उद्देश्य हमारे सामने होना चाहिए रचना को। हाँ, एक टारगेट तो फिक्स हो कि हम ये समाज को इस रचना के माध्यम से कहना चाहिए, ये कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ साहित्यकार के लिए तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम अच्छे तरह से, बेहतर ढंग से लिख भी पाएंगे, क्योंकि हमारा शब्दकोश भी विशाल होता चला जाता है, सोचने का नज़रिया भी थोड़ा सा विस्तृत होता चला जाता है। रक्तदान के लिए, नेत्रदान के लिए आप युवकों को भी, और जो युवक नहीं भी हैं, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो महिलाएं हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, रक्तदान के लिए तो मेरा संदेश है कि भाई इसमें डर नाम की तो कोई चीज़ है ही, रही ही नहीं है अब। और रक्तदान करके देखे, मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि वो आपका रक्त किसी की ज़िंदगी को बचाएगा।
और जब आपको ये महसूस होगा कि मेरे रक्त ने एक आदमी की ज़िंदगी बचाई, कई बार 3 आदमी की ज़िंदगी बचाई, तो इतना मन प्रफुल्लित होगा, आपका उतना खून तो वैसे ही बढ़ जाएगा। और रक्तदान से, नेत्रदान तो रक्तदान से भी आसान है, क्योंकि रक्तदान तो जिंदा आदमी का लिया जाता है और नेत्रदान तो मरने के बाद होता है। बिल्कुल, मरने के बाद तो ये आंखें जलेंगी, जला दी जाएंगी। तो नेत्रदान तो सबसे सरल है और हमारे देश में दोनों चीज़ों की कमी है, नेत्रदान की भी कमी है, नेत्र भी चाहिए और रक्त भी चाहिए। तो दोनों के प्रति खूब जागरूकता होनी चाहिए। और साहित्य का मेरा, और मैंने बहुत सारे विषयों पे साहित्य लिखा है, कन्या भ्रूण संरक्षण पे और पे, लेकिन जो रक्तदान और ये नेत्रदान का साहित्य है, इसका पाठक पर सीधा प्रभाव पड़ा है। इससे बहुत जागृति आई, इतनी जागृति किसी साहित्य की मैंने नहीं देखी। रक्तदान के साहित्य से लोग खूब रक्तदान करने लगे। डॉक्टर साहब, कुरुक्षेत्र में एक गीता का संदेश दिया गया है, उसमें एक श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझे ऐसा लगता है रक्तदान और नेत्रदान दोनों ऐसे हैं, वो ऐसा कर्म है जिसमें फल की इच्छा नहीं रहती और ना किसी से ये अपेक्षा रहती कि मैंने इसको खून दिया था, मैंने इसको ये चीज़ दी थी, बदले में ये मेरे लिए ये करे। तो आपने बहुत बढ़िया बात कह दी डॉक्टर साहब, कि मुझे नहीं पता मेरा रक्त किसको गया, कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन खुशी बहुत है। खुशी बहुत है, पता भी नहीं लगेगा, कोई धन्यवाद भी नहीं कहेगा। आप जिंदगी का अपने शरीर का टुकड़ा निकाल के उसको दे रहे हैं और आपको कोई धन्यवाद भी ना कहे। बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, आज आपके स्वरूप बहुत बड़े हैं, बहुत आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है, आपने आज बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत सारी अधूरी भी रह गई होंगी। हम आपका बहुत बहुत साहित्य सृजन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और सभी दर्शकों को भी आज बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। आप सभी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपसे यूं ही मिलते रहेंगे।